नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कल रात्रि काल में 8 बजे हम लोग जो कक्षा में वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ विषय छूट गया था, कुछ योगों के बारे में। उस योगों के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग धनु लग्न का आज जो विशेष कक्षा है धनु लग्न के विषय समझेंगे। उसमें जब वृश्चिक लग्न की स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न में हम लोग फलादेश की चर्चा कर रहे हैं। उसमें विशेष करके यहाँ आपके स्क्रीन में एक कुंडली दिख रहा होगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली। सूर्य बुध शुक्र ये तीनों यदि सप्तम भाव में स्थित हो, जैसे कि स्थिर लग्न में सूर्य वृश्चिक लग्न में दशमेश है, दशमेश के साथ साथ शुक्र जो है वो सप्तमेश, सप्तमेश दशमेश दोनों एक साथ मिलके बैठे हो, एवं शुक्र को व्ययाधिपति होने का उतना बहुत दोष भी नहीं लगता है। बुध एकादश स्थान जो है उसका मूल त्रिकोण स्थान है, एकादश भाव में कन्या राशि होगा, कन्या राशि का भी अधिपति बुध है। कन्या राशि मूल त्रिकोण उच्च स्वगृह कन्या राशि में बुध तीनों होता है, इसलिए बुध का एकादशाधिपति बुध ग्रहण करेंगे। यहाँ अष्टमेश एवं बेस बुध शुक्र का जो युति है उससे अधिक लाभप्रद होगा जो सप्तमेश एवं एकादश का युति। तो सूर्य बुध शुक्र ये तीनों हमेशा आसपास रहते हैं, ये तीनों यदि एक साथ हो, एक ही स्थान में बैठे हो, वहां एक राजयोग उत्पन्न होगा। उस राजयोग से बहुत यश कीर्ति का विस्तार होगा, विवाह जनित सुख भी प्राप्ति होगा, माने वैवाहिक दाम्पत्य सुख निश्चित है यहाँ। इस प्रकार की लक्षण में सूर्य बुध शुक्र ये तीनों यदि वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में स्थित हो। ऐसे ही केतु चंद्र बृहस्पति यदि नवम स्थान में स्थित हो, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक लग्न में पंचमेश है, मीन राशि का अधिपति पंचमेश बृहस्पति, चंद्रमा भाग्याधिपति है, चंद्रमा भाग्याधिपति के साथ पंचमाधिपति यदि युति हो एवं केतु उसके साथ मिलके बैठा है, क्योंकि बृहस्पति केतु परस्पर मित्र होते हैं। और चंद्रमा केतु बृहस्पति हम लोग जितना जानते हैं पराशरी वचन के अनुसार राहु केतु तमोग्रहु शुभप्रदो कुत्र भवतः न त्रिकोण स्थान विशेष फलदायको त्रिकोण भाव में ही होते हैं। त्रिकोण मतलब 5 और 9 में। यहाँ नवम स्थान में केतु बृहस्पति बैठने से और उसके साथ चंद्रमा नवमाधिपति बैठने से निश्चित यहाँ एक प्रबल राजयोग भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार के लक्षण में यदि कर्क राशिस्थ चंद्र बृहस्पति केतु नवम स्थान में स्थित हो तो केतु की दशा तो साधारण होगा, फलप्रद होगा, लेकिन साधारण फलप्रद होगा। परंतु यदि बृहस्पति की दशा व केतु महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा व बृहस्पति महादशा में चंद्र अंतरदशा, बृहस्पति महादशा में केतु अंतरदशा, इस कालखंड में बहुत उत्तम भाग्योदय का राजयोग बनेगा। वहां निश्चित वो धार्मिक कार्य में भी व्यक्ति प्रवृत्त होगा, उसके साथ साथ पितृ लाभ मतलब पितृ धन वृद्धि पितृ का एवं उसके साथ साथ भाग्योदय धार्मिक कार्य में प्रवृत्त अनेक सारे शुभ फल की प्राप्ति व राजयोग की प्राप्ति उस समय में ही होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे, वृश्चिक लग्न में यदि बृहस्पति शुक्र बुध ये तीनों पंचम भाव में स्थित हो एवं चंद्रमा एकादश स्थान में स्थित हो, बुध मीन राशि में, ये मीन राशि है, मीन राशि में बुध नीचस्थ होता है, परंतु शुक्र के साथ रहने से शुक्र इस राशि में उच्चस्थ होता है और बृहस्पति के साथ रहने से बुध का नीच भंग हो जाता है। इसको हम लोग नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। एवं केंद्र त्रिकोण का परस्पर संबंध से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है। यहाँ केंद्रम विष्णु स्थानम च लक्ष्मी स्थानम च त्रिकोणकम तयोः संबंध मात्रेण राजयोगम भवेन नरः, उस प्रकार की लक्षण दिखाई देती है। एवं कलानिधि योग भी बन जाता है। यहाँ चंद्रमा से
सप्तम स्थान में बृहस्पति केंद्र में रहने से गजकेसरी योग भी बन जाता है। एवं हंस योग भी बृहस्पति के द्वारा बन जाता है। मालव्य योग भी बन जाता है। इस प्रकार कई शुभ योग इस लक्षण में हम लोगों को दृश्यमान होता है। चंद्रमा से सप्तम में बृहस्पति शुक्र उच्चस्थ, बृहस्पति स्वग्रहस्थ एवं बुध का नीच भंग होने के कारण इस प्रकार यदि लक्षण हम लोगों को दृश्यमान हो तो वहां निश्चित ये कर लेना है, बुद्धि, आयु, आरोग्य, भाग्य, संतान, सभी प्रकार की सुख, विद्या से लेके, बुद्धि से लेके कलाओं, अनेक सारे कला विद्या में, संगीत, नृत्य, वाद्य इत्यादि कला विद्या में भी व्यक्ति निपुण हो जाता है, बहुत भाग्यशाली होता है वहां। यह लक्षण को आप लोगों को ध्यान पूर्वक नोट करना है। ये 3 पॉइंट कल छूट गया था, इसलिए मैं 3 पॉइंट आज समझा दिया हूं। और धनु लग्न का आज की विषय जो है वो धनु लग्न का चर्चा हम लोग करते हैं। तो कक्षा में जुड़ नहीं पाते हैं वो YouTube से भी वीडियो देख के अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस कक्षा को प्रज्ञा भारतम में मोबाइल ऐप में ले जाता हूँ। प्रज्ञा भारतम का नाम चेंज हो गया है, पी भारतम। आप प्ले स्टोर में पी भारतम सर्च करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें मोबाइल ऐप में भी अपलोड हो जाएगा वीडियो। उसके बाद इसको मैं जाके YouTube चैनल ज्योतिष शास्त्र दास में भी अपलोड कर लेता हूँ। चलिए, जब धनु लग्न का चर्चा हम लोग करेंगे, धनु लग्न द्विस्वभाव लग्न है। द्विस्वभाव लग्न में बृहस्पति बुध ये दोनों केंद्र के अधिपति है, एवं त्रिकोणेश यहाँ बृहस्पति मंगल सूर्य है। त्रिषणाय तृतीय षष्ठ एकादश स्थान का अधिपति शनि शुक्र एवं शुक्र है। जैसे इसी धनु लग्न में षष्ठेश शुक्र है, एकादश भाव का अधिपति भी शुक्र है। यही एक लग्न है, धनु लग्न है, जिसमें शुक्र दोनों स्थान के षष्ठ एवं एकादश भाव का अधिपति है। त्रिषणाय का अधिपति शुक्र है। इसलिए हम लोग जो पराशरी वचन पढ़े हैं उसमें कहा जाता है त्रिषणायाधिपति कदापि न शुभ प्रद, कभी भी वो शुभ फलप्रद नहीं होता है। त्रिषणायाधिपति धनु लग्न में शुक्र हमेशा अशुभ प्रद रहता है, शारीरिक कष्ट का कारण ही बनता है धनु लग्न में। लेकिन कब शुक्र धनु लग्न में शुभत्व होता है आगे चिंतन करेंगे, इसमें पहले देख लेते हैं। इसी धनु लग्न में त्रिकेश, त्रिक मतलब 6 8 12, त्रिक भाव का अधिपति शुक्र चंद्रमा एवं मंगल है। मारकेश शनि और बुध है। एक बिंदु पराशर मुनि के द्वारा वचन कहा गया है, चंद्रमा एवं सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। न रंध्रेश दोषो सूर्य चंद्र मशूर भवेत करके एक श्लोक कहते हैं। वृश्चिक लग्न में अष्टमेश सूर्य एवं धनु लग्न में अष्टमेश चंद्रमा, इन दोनों को अष्टमेश होने का व मृत्यु भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता है। तो हम लोग चंद्रमा को अशुभत्व के रूप में गिनती नहीं कर सकते हैं। यहाँ त्रिकभाव का अधिपति है परंतु अशुभत्व में गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि चंद्रमा नहीं हो, निश्चित वहां शुभ फलप्रद भी होने का संभावना यहाँ है। और हम लोग पूर्व कक्षा में भी चिंतन किए हैं, कोई भी लग्न हो, जो लग्न का अधिपति होगा त्रिकोणाधिपति उसके मित्र होंगे। यहाँ जैसे लग्नेश बृहस्पति और बृहस्पति के साथ मंगल सूर्य का मित्रता है। यहाँ पंचमेश मंगल है एवं नवमेश सूर्य है। यदि इसी धनु लग्न में सूर्य मंगल ये दोनों एक साथ मिलकर बैठे हो और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि हो रहा हो, बृहस्पति धनु लग्न में पंचम स्थान में मेष राशि में स्थित हो, मेष राशि में स्थित होके वो सूर्य मंगल को दृष्टि दे रहे हो, वहां भी राजयोग उत्पन्न हो जाएगा। ये मंगल सूर्य यदि मेष राशि में स्थित हो एवं बृहस्पति भाग्यस्थान में सिंह राशि में अथवा धनु लग्न में स्थित हो, वहां भी राजयोग उत्पन्न होगा। इस प्रकार
कोई भी लक्षण आप तीनों में, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, इन तीनों में परस्पर संबंध, युति संबंध हो अथवा दृष्टि संबंध हो अथवा स्थान विनिर्मय संबंध हो, उससे हम लोग धनु लग्न में राजयोग की चिंतन कर सकते हैं। धनु लग्न में तुला का शनि, तुला राशि में शनि लाभ स्थान में होगा। तो शनि इसमें लाभ स्थान में उच्चस्थ होने के कारण ये लाभप्रद ही होगा। अन्य किसी भी कुंडली में एकादश भाव में शनि शुभप्रद नहीं होता है, परंतु धनु लग्न में यदि शनि एक, जबकि वो मार्केश भी है, मार्केश होने के बाद भी यदि इस प्रकार की स्थिति है, शनि मंगल एक साथ मिलकर बैठे हैं एवं सूर्य बृहस्पति बुध ये तीनों लग्न में स्थित हो और शुक्र बैठा है वृश्चिक राशि में और चंद्र बैठा है कुंभ राशि में, इस प्रकार के लक्षण आपको दृश्यमान होता है। आप यहाँ क्या फलादेश करेंगे? ये विद्वान होगा, ये यशस्वी भी होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब धनु लग्न के अधिपति में बुध बृहस्पति केंद्राधिपति होते हैं, सूर्य नवमेश है, केंद्राधिपति दोष तो बलवान गुरु शुक्र यो हो, तदनु बुध तदनु चंद्रो भी, उस नियम के आधार पे बुध बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है। परंतु सूर्य के साथ सहवास संबंध होने के कारण, सूर्य भाग्येश होने के कारण, ये दोनों बृहस्पति बुध का जो सूर्यात्मक कारक ग्रह है, आत्मशुद्धि का जो मुख्य प्रमुख भूमिका निभाता है वो सूर्य है। ये दोष उत्पन्न करेंगे बुध व बृहस्पति, तो बुध तो वाणी दोष उत्पन्न करेगा, बृहस्पति ज्ञान अथवा सुख का दोष उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों की दोष को नष्ट करता है, मतलब दोष को नष्ट करके गुण उत्पन्न करने में सहायक हो जाता है कौन? ना सूर्य। इसीलिए सूर्य बुध बृहस्पति यदि धनु लग्न में स्थित हो, शनि मंगल यदि लाभ स्थान में तुला राशि में शनि उच्चस्थ एवं पंचमेश के साथ मिलकर बैठ रहा हो, वहां व्यक्ति विद्वान भी होगा एवं गणित विद्या में रुचि रखेगा। जैसे सिद्धांत ज्योतिष इत्यादि गणित शास्त्र में उसकी गति रहेगी, खगोल ज्ञान में भी, क्योंकि शनि द्वितीय भाव का अधिपति है। द्वितीय भाव से हम लोग विद्या का विचार करते हैं। विद्याधिपति पंचमेश, ये दोनों एक साथ मिलकर बैठ जाए और शनि उच्चस्थ भी हो जाए और एक पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखे, और शनि का लग्न के ऊपर भी पूर्ण दृष्टि है, एवं सूर्य बुध बृहस्पति ये तीनों का योग भी विद्वान बनाने की योग है। इससे व्यक्ति निश्चित वहां लाभे सर्वे प्रशस्ता, उस नियम के आधार पे अनेक सारे शुभ फल प्राप्ति होता है। तो आप पूछेंगे मार्केश का प्रभाव होगा या नहीं होगा? मार्केश की दशा जब शनि की महादशा चलेगी, हाँ, शारीरिक कष्ट की संभावना होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सूर्य लग्न भाव का कारक, कारक भावनाशाय, तो कारक लग्न भाव मतलब शरीर भाव का कारक ग्रह सूर्य उसी भाव में बैठने के कारण, उस भाव के अधिपति के साथ मिलने से सूर्य के पास रोग प्रतिरोधक शक्ति है, परंतु उसके बाद भी रोग उत्पन्न होने का कारण सूर्य ही होता है, क्योंकि लग्न में सूर्य कारक खुद के भाव में बैठता है तो उस भाव को कष्ट देता है। सूर्य लग्न में दोष कारक हो जाता है, शारीरिक कष्ट कारक हो जाता है। एवं शनि का भी पूर्ण दृष्टि होगा। शनि ऐसे ही नित्य अशुभ ग्रह है ना, उसका फल तो अशुभत्व होगा। तो शनि एकादश भाव में बैठ के लग्न को पूर्ण दृष्टि देने के कारण यहाँ शारीरिक कष्ट भी उत्पन्न होने का है। और क्या है? शुक्र मंगल ये दोनों परस्पर में स्थान विनिर्मय बनाए हैं, मतलब आयाधिपति व्यय में, व्ययाधिपति आय में, धनु लग्न में। इससे क्या होगा ना, इन दो जितना कमाएगा उतना खर्चा कर लेगा, आय से अधिक व्यय भी हो सकता है। धनु लग्न में
हमेशा सूर्य मंगल में यदि स्थान विनिर्मय हो रहा है तो निश्चित आय व्यय समान हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं शुक्र व्ययभाव में यदि स्थित हो जाए, निश्चित धार्मिक प्रवृत्ति रहता है, शयन सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, उसके बाद भी यह शुक्र लाभाधिपति व्यय में जाने के कारण धन व्यय भी होगा। शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में अधिक से अधिक व्यय भी होगा। इसी धनु लग्न में सूर्य शुक्र यदि नवम सिंह राशि में स्थित हो जाए, क्योंकि सूर्य ये तो हमेशा आसपास में रहते हैं, नवम स्थान में सूर्य के साथ शुक्र स्थित हो एवं बुध कर्म भाव में कर्माधिपति कर्म भावस्थ हो, इस प्रकार लक्षण नोट कर लीजिए इसको। शनि कुंभ राशि में तृतीय भावस्थ हो जाए, लग्न भी धनु हो एवं राशि भी धनु हो, मतलब चंद्रमा धनु राशि में बैठा हो। सूर्य शुक्र नवम स्थान में, शनि स्थित हो कुंभ राशि में, इस प्रकार के लक्षण में क्या हम लोगों को प्राप्त होगा ना? निश्चित वहां चिंतन क्या करना है? धनागम की चिंता करना है। शनि की विशेष करके शनि के महादशा में भाग्योदय होगा एवं धनागम होगा, अनेक सारे लाभ होगा। क्यों? इसका कारण सूर्य, उसका कारण शुक्र। सूर्य शुक्र लाभाधिपति भाग्याधिपति परस्पर युत है। षष्ठेश है शुक्र, लेकिन षष्ठेश के अपेक्षा उसको लाभेश होने का लाभ होगा, क्योंकि लाभाधिपति अपने लाभ स्थान में बैठा है। ये एकादशाधिपति उससे एकादश स्थान में बैठने से अधिक लाभ करता है, और भाग्याधिपति के साथ मिलकर बैठने जाने से भी नित्य लाभ है। इसमें यदि लाभाधिपति को चिंता करेंगे, लाभाधिपति से ये पांचवा स्थान का अधिपति शनि भी उसको पूर्ण दृष्टि से देखने से, और शुक्र शनि में भी ऐसे भी मित्रता है, भले ही सूर्य शनि में शत्रुता हो परंतु शुक्र शनि में तो मित्रता है, उससे भी लाभ होगा। धनु लग्न में मंगल सूर्य कुंभ में यदि तृतीय भाव में हो, राहु नवम स्थान में हो, तो राहु के महादशा लाभप्रद होगा। इसको उल्टा दीजिए, मंगल सूर्य कुंभ राशि में स्थित हो, शनि बैठा हो एकादश स्थान में एवं मंगल सूर्य बैठे हो। राहु सूर्य के लिए लाभप्रद नहीं है, परंतु इसमें राहु को बैठा देते हैं किसमें? एकादश भाव में, भाग्य भाव में राहु, ठीक है। नवम स्थान में भाग्य स्थान में राहु स्थित हो, तो राहु की महादशा गंगा स्नान तुल्य लाभप्रद रहता है, क्योंकि राहु केतु पंचम नवम स्थान में अनेक शुभप्रद होते हैं, इस प्रकार के लक्षण में। और शुक्र बुध का युति चतुर्थ स्थान में नीचभंग राज्यों को उत्पन्न करवाता है, इस प्रकार लक्षण। अशुभत्व का योग नहीं बनेगा धनु लग्न में, ऐसा नहीं है। अशुभत्व का योग भी आप चिंता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो षष्ठेश शुक्र एवं व्यभाव का अधिपति मंगल, शुक्र मंगल में युति हो, किसी भी भाव में शुक्र मंगल दोनों एक साथ यदि मिलके बैठ जाए और किसी भी ग्रह का उसके साथ संबंध ना हो, तो वहां आपको ये चिंता करना है, निश्चित हानिप्रद योग होगा, अशुभत्व का योग होगा धनु लग्न में। और पूर्व कक्षा में हम लोग जो चामर आदि 12 शुभ योग 12 भावों के द्वारा जो योग चिंता कर रहे थे, चामर, धेनु, शौर्य, जलधि, छत्र, अस्त्र, काम, असुर, भाग्य, ख्याति, सुपारिजात, मुशल, इस सभी का लक्षण क्या था ना? कोई भी भाव का अधिपति
उस भाव भावाधिपति यदि शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तभी निश्चित वहां शुभ योग बन जाते हैं। जैसे नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, नवम भाव को शुभ ग्रह देखते हो, नवम भाव का स्वामी अस्तंगत ना हो, शुभ ग्रहों के द्वारा व उच्च राशि में व स्वराशि में अथवा मित्र राशि में स्थित हो, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, तो वहां भाग्य योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में भाग्योदय का कारण बनता है। तो ये जो श्लोक है, भावैहि सौम्य युते क्षितेश तदधिपैहि सुस्थान गैर भास्वरैहि स्वच्छ स्वर्क्ष गतिर विलग्न भवनात् योगाक्रमात् द्वादश संज्ञाश्चामरधेनु सूर्य जलधि छत्रास्त्र कामासुरा भाग्य ख्याति सुपारिजात मुसला स्तज्ञैर यथा कीर्तिताः। ये श्लोक को निश्चित याद रखना है। असुर योग, अष्टम भाव से असुर योग का चर्चा कर रहे हैं। यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह देख रहे हो अष्टम स्थान को, अष्टमेश अपने स्वराशि में व उच्च राशि में स्थित हो, अस्तंगत न हो कर उत्तम स्थान में बैठा हो, तो वहां असुर योग बन जाता है। इसमें अभी हम लोग चिंतन कर रहे थे धनु लग्न। धनु लग्न में चंद्रमा अष्टमेश है। धनु हो वृश्चिक हो, धनु लग्न में चंद्रमा को एवं वृश्चिक लग्न में सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लग रहा है। तो इसमें फल क्या है ना, असुर योग से उत्पन्न व्यक्ति स्वार्थी होगा, कुकर्मी होगा, दरिद्री होगा, दुराग्रही होगा, इस प्रकार की अशुभ फल है, चुगलीखोर होगा। लेकिन ये लक्षण असुर योग होने के बाद भी यह लक्षण धनु लग्न में, वृश्चिक लग्न में घटित नहीं होगा। क्यों नहीं घटित होगा? क्योंकि चंद्रमा को सूर्य को अष्टमेश व अष्टम भाव मृत्यु भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता है। हर लग्न में भिन्न फल होगी। यदि मेष लग्न की चिंता करें, मेष लग्न में मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार वृश्चिक लग्न एवं धनु लग्न में सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। वहां आप असुर योग का अशुभ फल कहेंगे, स्वार्थी, कुकर्मी, दरिद्री, दुराग्रही, उस प्रकार चुगलीखोर, क्योंकि रंध्र स्थान है, रंध्र स्थान से चुगलीखोर व्यक्ति होता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ध्यान पूर्वक नोट कीजिए। इसी में जैसे चंद्रमा बृहस्पति एक साथ मिलकर बैठे हैं, यदि बुध शुक्र का पूर्ण दृष्टि हो, किस स्थान के ऊपर? ना चंद्रमा के ऊपर, वहां आप क्या योग बनाएंगे ना, इसमें निश्चित क्या बन रहा है ना, असुर योग बन रहा है। लेकिन यह असुर योग शुभ फलप्रद होगा। यहां अधिक से अधिक शुभ फल का आप चर्चा करेंगे, अशुभ फल का चर्चा नहीं करेंगे। समझ गए बात को? तो यह असुर योग के हिसाब से आपको चिंतन करना है। इसी में मूसल योग, व्यवहार से मूसल योग बनाते हैं। मूसल योग का जब आप चर्चा करते हैं, व्यवहार के 12वें घर में शुभ ग्रह बैठा हो और उस घर के जो अधिपति हो वो भी शुभ स्थान में, स्वराशि में अथवा उच्च राशि में बैठे हो, उसमें लक्षण में मंगल को आप चिंतन करेंगे। मंगल, जैसे हम लोग चिंता कर रहे हैं, मंगल शनि स्वराशि माने तुला राशि में बैठे हैं, मंगल अपने राशि को देख रहा है, परंतु शनि उच्चस्थ है। उच्चस्थ शनि का दृष्टि शुभत्व होना चाहिए, लेकिन मंगल शनि में मित्रता नहीं है, जिस कारण से मंगल शनि की युति में जो मुसल योग बन रहा है, यदि सूर्य बैठे हो कहां? यहां षष्ठ स्थान में, षष्ठस्थ सूर्य का पूर्ण दृष्टि कहां रहेगी ना, वृश्चिक राशि के ऊपर रहेगी, है ना। तो व्यभाव के ऊपर षष्ठस्थ सूर्य का दृष्टि रहने से एवं शनि युति मंगल होने के कारण
ये जो व्यभाव अशुभत्व से युक्त होगा। यह अशुभ योग मुसल योग यदि बन रहा हो तभी निश्चित वहां मुसल योग तो नहीं बनेगा। इस प्रकार की अनेक सारे कठिनाई होगी। धनहीनता की भी चर्चा आप कर सकते हैं। यहाँ अशुभत्व का फलादेश आप करेंगे, व्यक्ति मूर्ख होगा, उस प्रकार की फलादेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर फल अशुभ होगा ऐसा नहीं है। मूर्ख होने की संभावना यहाँ कम होगी क्योंकि वो पंचमेश है, परंतु धनहीनता होने की संभावना अधिक होगी क्योंकि व्याधिपति लाभस्थ है। व्याधिपति लाभस्थ हो, धन भावाधिपति के साथ युत हो, उससे व्याधिक्य होगा। भले ही शुक्र मंगल में यहाँ स्थान विनिर्मय योग नहीं हो रहा हो। समझ रहे हैं बात को? मुसल योग उत्पन्न हो या ना हो, इस धनु लग्न में आप जो फल कहेंगे उसको ध्यान पूर्वक कहना चाहिए। स्वार्थी हो सकता है व्यक्ति, परंतु मूर्ख नहीं होगा। कामी हो सकता है, धनहीनता होगी। ठीक है, उस व्यक्ति। चलिए, यदि कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो, आप निश्चित उसमें मैसेज में लिख के भेज देंगे व कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद है। अगले मकर